गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे द हिंदू 20 तारीख का 19 मई 2025। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है, मूडी ने अमेरिका की रेटिंग घटा दी है। हमारे लिए इसमें क्या पढ़ने लायक है? रेटिंग घटाई है, अच्छी बात है। कितनी रेटिंग हुई है यह हमें लेना देना नहीं, बस रेटिंग घटाई है। हमें यहाँ पता होना चाहिए कि रेटिंग क्या होती है, इससे प्रभाव क्या पड़ता है, क्योंकि भारत की भी रेटिंग घटती और बढ़ती रहती है। तो फर्स्ट, एक क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे। ये होता क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, जो इतना न्यूज़ में रहता है। तो क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, इसके माध्यम से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं, मतलब जो क्रेडिट रेटिंग का काम करती हैं, वो क्या असेस करती हैं, क्या मूल्यांकन करती हैं कि किसी देश के द्वारा लोन चुका पाने की जो स्थिति होती है, योग्यता होती है, उसको मूल्यांकन करती हैं। इंग्लिश में सीधा हो जाएगा एबिलिटी टू रीपे द डेप्ट। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, किसी भी देश के द्वारा जो लोन लिया गया है उसको चुका पाने की योग्यता उसकी क्या है, ये पता चलता है हमें क्रेडिट रेटिंग से। ठीक है, मतलब किसी की रेटिंग अगर हाई है तो मतलब वो लोन चुका सकता है। जैसे कोई भी देश है, मान लीजिए ये देश है कोई, अमेरिका ही ले लीजिए। तो अब इसने लोन ले रखा है किसी देश से, भारत से ले रखा है मान लीजिए। तो ये लोन चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, इसकी स्थिति क्या है, तो इसको जानने के लिए हम इसकी रेटिंग देख लेते हैं। अगर रेटिंग इसकी अच्छी है, समझ रहे हैं, जैसे 5 स्टार रेटिंग मान लीजिए, तो इसका मतलब ठीक है, चुका देगा, हमारा पैसा वापस आ जाएगा। और अगर मान लीजिए रेटिंग इसकी ख़राब है तो पैसा हमारा डूब जाएगा। ठीक, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, किसी देश के द्वारा लिए गए लोन को चुका पाने की कैपेसिटी, योग्यता है कि नहीं है, इसी का मूल्यांकन इस क्रेडिट रेटिंग के द्वारा किया जाता है। और ये कौन देता है रेटिंग? रेटिंग ये रेटिंग एजेंसीज होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सरकारी नहीं है, रेटिंग एजेंसी द्वारा दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज होती हैं। तो रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए? तो 3 रेटिंग एजेंसी मुख्य रूप से हैं जो आपसे पूछा भी जाता है। जैसे अभी जो रेटिंग आई है मूडीज़ की आई है, तो एक रेटिंग एजेंसी है मूडी, MOODY। एक है फिच और मूडीज़ है, फिच है। तो 2 एजेंसीज हैं, पर्याप्त हैं जो आपके लिए, उसके लिए। एक है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स करके है सा रेटिंग। तो ये 2 रेटिंग एजेंसीज हो गई, इनके बारे में हमने जाना। अब इसका जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? हाँ, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, 3 एजेंसी आप याद रखेंगे, S&P बोलते हैं इसको, शार्ट में आएगा S&P लिख के आता है। इनका प्रभाव क्या होता है, जैसे किसी देश की रेटिंग एजेंसी बढ़ गई या घट गई, प्रभाव से पहले हम लोग देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है रेटिंग्स का। ये हमने जाना कि होती क्या है और इसका प्रभाव क्या होगा, कुछ बातें इसमें से और देख लेते हैं। जैसे
अगर किसी देश की रेटिंग बढ़ी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, रीपेमेंट कैपेसिटी, मतलब वो चुका देगा। तो रेटिंग अगर बढ़ती है तो मोर लाइकली टू पे, मतलब वो उसके भुगतान की कैपेसिटी बढ़ गई है। इसका मतलब ये भी है, अगर रेटिंग बढ़ गई इसका मतलब रिस्क लो हो गया है, सीधा सा संबंध है। और अगर किसी देश की रेटिंग घटती है, किसी देश की रेटिंग अगर घटी, इसका मतलब रिस्क बढ़ गया है। किस चीज़ का रिस्क? लोन को चुकाने का, कि लोन वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं, रेटिंग घटेगी या तो रेटिंग बढ़ेगी। रेटिंग कैसे देते हैं, वो कुछ पैरामीटर्स उनके सेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी देश के ऊपर कितना लोन है, कितना ऋण ले रखा है देश ने, एक्सटर्नल डेब्ट कितना है, वहाँ का ग्रोथ रेट क्या है, किसी देश का, या किसी देश के पास फॉरेक्स कितना है, विदेशी मुद्रा कितना का रिजर्व कितना है, या किसी देश का राजकोषीय घाटा की स्थिति क्या है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके आधार पर रेटिंग एजेंसीज तय करती हैं किसी देश की रेटिंग। और रेटिंग के लिए ABCD ग्रेडिंग होती है, AA AA+, ABCD, ये अलग अलग होता है सबका। तो आप लोग देख लेंगे, उसकी ज़रूरत वैसे है नहीं हमारे लिए, बस हमें ये पता होना चाहिए कि रेटिंग घट रही है बढ़ रही है तो उसका प्रभाव क्या है। तो एक बात और हम देखते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। किसी देश की रेटिंग अगर बढ़ाई जा रही है या घटाई जा रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी देश की रेटिंग बढ़ा दी गई, मतलब उसका स्कोर क्या हो गया, बेहतर हो गया, मतलब वो लोन चुका सकता है, लोन पे कर सकता है। इसका मतलब ये होगा, वो लोन पे कर सकता है। ये देखते होंगे आप लोग, बैंक में लोन अगर कभी गए होंगे तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे भी क्रेडिट स्कोर होता है। और जो व्यक्ति लोन पे कर सकता है, सोचिए, तो अब कोई बंदा है, ये देश है, इसको एक देश के रूप में ट्रीट करिए, ठीक है। अब ये है जो लोन पे कर सकता है, तो मान लीजिए इसके पास आता है, ये कहते इससे लोन मांगता है जज से, तो क्या होगा, ये लोन दे देगा आराम से, कहेगा अभी ले जाएगा दे देगा ही, प्लस कहेगा ऐसा ब्याज दर भी थोड़ा कम ही रखो, क्या कर रहा है, वापस तो आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि रिस्क नहीं है। रिस्क क्या है? रिस्क तो होता ही, लेकिन रिस्क कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो जिस देश की रेटिंग अच्छी होती है, इसका मतलब वो लोन का भुगतान कर सकता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लोन के लिए अप्लाई करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको जो ऋण मिलेगा, सारा मामला लोन से है, लोन आसानी से मिल जाएगा जिसका रेटिंग अच्छा है, ठीक। दूसरा, उसको जो लोन मिलेगा वो सस्ता मिलेगा। सस्ता लोन क्या होता है? लोन का मतलब ऋण है, यहाँ पर आप लोग क्रेडिट शब्द यूज करेंगे, सस्ता ऋण या साख, साख की जो होती है ना, ऋण लिखी है, ठीक है। लोन भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सस्ता ऋण का मतलब ये होता है कि ब्याज दर कम होगी, मतलब बाकियों को 10% मिल रहा होगा तो इसको मिलेगा 7%, 6% पर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये फ़ायदा होगा। और जिसकी रेटिंग ख़राब हो गई, जिसकी रेटिंग ख़राब हो गई तो इसका उल्टा जोड़ लेंगे सारा, रेटिंग रेटिंग डाउनग्रेडेड हो गई, इसका मतलब है वो लोन नहीं चुका सकता, उसको ऋण मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उसको जो ऋण मिलेगा तो वहाँ पर ब्याज दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये तो उसके ऋण से जुड़ा हुआ प्रभाव हो गया। यहाँ क्या होगा, ब्याज दर ज़्यादा देनी पड़ेगी। यही हम लोग जब यहाँ अपने देश के अंदर कोई व्यक्ति लोन लेता है बैंक से, तो जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो वहाँ भी यही प्रिंसिपल लागू होता है।
बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती है। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? वही आप लोन चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। क्रेडिट स्कोर के लिए आपने नाम सुना होगा सिबिल का। सिबिल स्कोर कितना है, ये यही चेक होता है। क्रेडिट स्कोर जैसे किसी देश का चेक हो रहा है वैसे ही आपको होता है। सिबिल स्कोर देखेंगे कि कितने नंबर आ रहे हैं, 800 या 900 का होता है समथिंग, उसमें आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, उस आधार पर आपको लोन का जो ब्याज दर होता है वो तय होता है। अच्छा, दूसरा प्रभाव क्या होता है इसका? इसका तीसरा प्रभाव विदेशी निवेश पर पड़ता है। विदेशी निवेश क्या? विदेशों से आने वाला निवेश। ये है भारत, यहाँ अमेरिकी कंपनी निवेश करने आएगी, ये हो जाएगा विदेशी निवेश। तो विदेश से जो आएगा, अब कोई कंपनी यहाँ निवेश करने की मान ली सोच रही है, उसने देखा है देश की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। जब देखेगी आर्थिक स्थिति ही ठीक नहीं है तो यहाँ निवेश करना भी क्या होता है, कहेंगे पैसा लगा देंगे, जोखिम बहुत ज़्यादा है, तो निवेश इनका हो जाता है जोखिम भरा। अब किसी का निवेश अगर जोखिम भरा हो गया तो क्या करेगा? ऐसा करो, निवेश करना यहाँ ठीक नहीं है। निवेश या तो क्या क्या करेगा, कम करेगा। करना था 100 अरब का, करेगा 10 अरब। तो निवेश कम होगा, तो देश में निवेश कम होगा। विदेशी निवेश अगर कम हुआ किसी देश में तो क्या होगा? वही निवेश से होता है क्या? उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन के साथ में रोजगार भी तो बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को वहाँ रोजगार भी मिलेगा, और इन सब चीज़ों से जीडीपी बढ़ती है। अब निवेश ही कम होगा तो उत्पादन भी कम, रोजगार भी कम, जीडीपी भी कम, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, ये विदेशी निवेश का प्रभाव हो गया कि विदेशी निवेश रिवर्स हो जाएगा। अगर रेटिंग अच्छी है तो सब इसका अच्छा, विदेशी निवेश अच्छा, निवेश देश में खूब आएगा, निवेश ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, जीडीपी बढ़ेगी और रोजगार बढ़ेगा। ये क्रम हमेशा याद रखिए, निवेश से लेकर जीडीपी तक का। ठीक है, एज ऑलवेज कभी भी आप पढ़ रहे हैं क्या, इकोनॉमिक्स, तो हमेशा एक लिंक है पूरा। निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन वस्तुओं का और सेवाओं का, और इनको उत्पादन करने के लिए आपको लेबर चाहिए, तो श्रम, लेबर मतलब लोग आएंगे काम करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इधर उत्पादन बढ़ा, ठीक, तो उत्पादन जब बढ़ता है उसी को बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ, तो जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो देश में अच्छा सामान मिलेगा, सस्ता सामान मिलेगा, और जीडीपी जब सामान ज़्यादा हो जाएगा, सस्ता और अच्छा सामान, गुड क्वालिटी का, और जब सामान ज़्यादा हो जाएगा तो हम निर्यात भी कर देंगे, और जब आप निर्यात करेंगे तो विदेशों से पैसा भी तो आएगा, पैसा आएगा तो फॉरेक्स बढ़ेगा आपका। ये एक लिंक है, इसको एज यूजल ऐसे ही करके याद कर लीजिए, जहाँ कहीं आता है अर्थव्यवस्था में तुरंत लिंक करिए, चाहे जहाँ से होता है, कहीं ना कहीं से लिंक होगा, आप उसको यहाँ तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, तो हर जगह ये मिलेगा आपको। तो विदेशी निवेश का प्रभाव ये हो गया। तो ये हो गया, हमने इसके बारे में देख लिया कि क्या है। हमारे देश के अंदर जैसे घरेलू स्तर पर भी रेटिंग एजेंसी होती हैं, लेकिन जो घरेलू एजेंसी होती हैं वो किसी देश की रेटिंग नहीं करती हैं। जैसे भारत में है सिविल है, जैसे इक्रा है एक रेटिंग एजेंसी भारत में, एक सिविल है। सिविल क्या है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लेंगे इक्रा का। ठीक है, ये आप लोगों के थोड़ा सा काम है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है एजीआर को लेकर के। एजीआर के भुगतान को लेकर बात हो रही है। ये कोर्ट में केस गया था, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको टॉपिक में शामिल किया है। एक बार फुल फॉर्म ही पूछा गया था, तो एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू। तो पेमेंट कैलकुलेशन का इशू है, एयरटेल चाह रहा है कंपनी कि जो है कुछ पेमेंट इसका माफ़ कर दिया जाए सरकार के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे एक बार एमडीआर आता था, खूब न्यूज में था, तो ये खूब पूछा जाता था। अभी भी मर्चेंडाइज डिस्काउंट रेट होता है। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है संभल मस्जिद को लेकर के।
इसमें हाई कोर्ट ने क्या किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कोर्ट में केस आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस क्या था, इस मस्जिद के सर्वे को लेकर था कि मस्जिद का सर्वे ना करवाया जाए। तो क्यों ना करवाया जाए, क्योंकि लोअर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो थी उसने जो है सर्वे का आदेश दे दिया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संभल की जो कोर्ट है, स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे ना, जिला जो न्यायालय होती है उसने सर्वे का आदेश दे दिया था कि सर्वे करवाएगी इस मस्जिद का। इसी सर्वे को रोकने के लिए पार्टी इलाहाबाद हाई कोर्ट आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वे करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही न्यूज़ है इसमें, एक कल परसों का न्यूज़ है। तो हुआ क्या इसमें, इसको बनवाया किसने था, बिल्ट बाय बाबर, ठीक। और कैसे बनवाया था, हरिहर मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। हरिहर मंदिर को तोड़कर, ये क्लेम है। हरिहर मंदिर, हरि का मतलब होता है विष्णु, हर का मतलब होता है शंकर जी। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित से जुड़ा हुआ है हरिहर मंदिर। और ये मंदिर किससे जुड़ा हुआ है, ये मंदिर जुड़ा है कि यहाँ पर कल्कि अवतार होगा, कल्कि अवतार, ठीक है। भगवान जो विष्णु का अवतार कल्कि अवतार 10वां, ऐसी मान्यता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें जो समझना क्या है, ये जो संभल मस्जिद है इसको लेकर के कुछ कानूनों का रेफरेंस दिया गया है। जैसे एक कानून था प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, नाइनटीन 1904, ये क्लाइव के समय पास हुआ था। ये अब रद्द हो गया है। कभी कभी मैचिंग में आ जाता है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा एक्ट कब का है। ये संभल मस्जिद से जुड़ा हुआ एक्ट है, इसलिए इसको रेफरेंस में लाया गया है। ये अभी रिपील्ड हो गया है। रिपील्ड का मतलब ये नहीं है, इसकी जगह दूसरा एक्ट आ गया है, दूसरा कानून है, उसका नाम है प्राचीन स्मारक पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, रेमनेंट्स, रिमेंस। ये है आपका 1958 का कानून। इसी के तहत ये संभल मस्जिद क्या है, संरक्षित है, प्राचीन स्मारक इसी के तहत। एक और कानून है जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो रखा है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये तीनों ही कानून का ईयर याद रखेंगे, आपको मिलाने के लिए आ सकता है कहीं भी। इसमें क्या है, इसमें ये पोजीशन कही गई कि जब भारत आज़ाद हुआ था, दैट इज 15 अगस्त 1947 के एक दिन पहले, जस्ट पहले, किसी भी पूजा स्थल, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप था, पूजा स्थल की जो स्थिति थी वो मेंटेन रहेगी, जो स्थिति थी वही बनी रहेगी। मतलब ये कि उसका जो नेचर है वो परिवर्तित नहीं किया जाएगा। नेचर इन द सेंस, मस्जिद है तो मंदिर, या उसका जो भी प्लेस है, मंदिर है तो मस्जिद नहीं किया जाएगा, या चर्च है तो मस्जिद नहीं किया जाएगा। ये मतलब उसका जो पूजा स्थल की जो प्रकृति है उसको बदला नहीं जाएगा, वो जैसी है। कोई भी पूजा स्थल जैसा 1947 के एक दिन जस्ट पहले था वो वैसा ही बने रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के। उसके खिलाफ कोई केस दाखिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में जो
हमारे लिए जानने जरूरी थी, वो हमने देख लिया इसमें। एक और रेफरेंस में आया है के वीरास्वामी जजमेंट। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने कहा है कि के वीरास्वामी जजमेंट जो कि 1991 का है, उसका रिव्यू किया जाए, इसकी समीक्षा की आवश्यकता है। तो हमें ये पता हो कि के वीरास्वामी जजमेंट क्या था। अच्छा, एक बात याद रखेंगे हमेशा, जब भी कोई केस पढ़ रहे होते हैं तो किसी ना किसी का नाम होता है, जैसे के वीरास्वामी जजमेंट। तो कोई भी केस होता है तो दो पार्टी होती हैं। मान लीजिए कोई भी केस है तो उसमें दो पार्टी होंगी। एक होगा पेटिशनर जो केस करेगा, और जो केस करता है उसको बोलते हैं पेटिशनर, और किसके खिलाफ करेगा वो होगा रिस्पोंडेंट। यहाँ पर पेटिशनर कौन है? के वीरास्वामी जी। और रिस्पोंडेंट है यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार। वर्सेस बीच में होगा, वर्सेस को बोलते हैं बनाम। मतलब इनके बीच केस लड़ा गया, जिसमें क्या बातें कही गई वो हमें देखना है, और क्यों जो है हमारे उपराष्ट्रपति के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हर केस का ये होता है, पहला नाम पकड़ के जो पेटिशनर होता है उसी के आधार पर ये कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसका बैकग्राउंड क्या है पहले तो हम ये समझेंगे, फिर आपको आराम से इसमें समझ में आ जाएगा कि दिक्कत क्या है, इसमें क्यों रेफ़र किया गया है। बैकग्राउंड कुछ क्या है कि मिस्टर के वीरास्वामी जो हैं, के वीरास्वामी ये जज थे सुप्रीम मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस थे मद्रास हाई कोर्ट। इनके ऊपर आरोप था आय से अधिक संपत्ति का, कि जितनी आय इनके पास होती है उससे ज़्यादा इनके पास संपत्ति है। तो आय से अधिक संपत्ति होती है तो उसको बोलते हैं, जब कोई भी जो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी कर्मचारी है, जो सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, कोई व्यक्ति है, तो उसके पास जब ऐसी संपत्ति होती है, आय से अधिक संपत्ति, तो उसके खिलाफ क्या होता है? केस दर्ज किया जाता है। कौन से कानून के तहत? भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज होना का मतलब एफआईआर दर्ज होगी, और एफआईआर दर्ज होगी तो जांच शुरू होगी। अब बात यह है, चूंकि ये उसमें जज थे, तो क्या जज के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जा सकती है, जांच शुरू कर सकते हैं या नहीं, यही मामला है। तो इसमें ये हुआ, जांच कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज हो सकती है कि नहीं, बिना पूर्व अनुमति के। किसकी? बिना पूर्व अनुमति के। किसकी पूर्व अनुमति? राष्ट्रपति की। तो केस यही, इतना ही क्वेश्चन है इसमें कि क्या जज के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि क्या बिना अनुमति के, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना केस दर्ज किया जा सकता है या नहीं। इसी का जवाब इस जजमेंट में हमें मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा वो हम देखते हैं। निर्णय में कहा
नो एफआईआर मतलब प्योर सैंक्शन आवश्यक है। किसकी? राष्ट्रपति की। किसके खिलाफ? देखिए, हायर जुडिशरी, उच्च न्यायपालिका। हायर जुडिशरी का मतलब होता है, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक, हायर जुडिशरी, उच्चतर न्यायपालिका शायद होगा इस हिंदी। इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वो जज होते हैं, तो हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज। और ये जज दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन से? एक तो जो सिटिंग जज है, मतलब जो इसमें काम कर रहे हैं, और दूसरे हो सकते हैं रिटायर्ड। तो इन दोनों ही जजों के ऊपर इस प्रकार के मामले हो सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी मौजूदा जज हैं, सिटिंग का मतलब हो जाएगा मौजूदा जज, और रिटायर्ड आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही जजों के खिलाफ, सिटिंग हो चाहे रिटायर्ड हो, चाहे हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, बस इतने ही हैं, दो ही हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज। इनके खिलाफ अगर पीसी एक्ट में, पीसी मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत एफआईआर दर्ज करनी है, जांच शुरू करनी है, तो पुलिस को, सीबीआई को या ईडी, जो भी जांच कर रही होगी एजेंसी, उसको पूर्व अनुमति लेनी होगी। किससे? राष्ट्रपति से अनुमति आवश्यक है, एकदम आवश्यक है। और राष्ट्रपति अनुमति कैसे देगा? राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा, यहाँ पर राष्ट्रपति भेजेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से काम करेगा। सलाह बाध्यकारी होगी यहाँ पर। अब मुख्य न्यायाधीश चाहे जब सलाह देने के लिए, तो एक पैनल बना सकता है जजेस का, 3-4 जज मिलकर निर्णय करेंगे, वही निर्णय सीजीआई जो है राष्ट्रपति को दे देगा, भाई इस हिसाब से काम करिए। और राष्ट्रपति के लिए क्या होता है? वो बाध्यकारी होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। दूसरा, तो पूर्व अनुमति आवश्यक। तो इसमें हुआ क्या कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस, देखिए अगर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बोलते हैं न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस न्यायिक स्वतंत्रता बनाम अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व और इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा का मामला था। तो न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहे, जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो न्यायपालिका है, उसको इंश्योर करना भी आवश्यक है। एट द सेम टाइम हमें जो वहाँ पर काम कर ले, जो वहाँ पर जजेस हैं, उनका उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी भी आवश्यक है, कि वो अकाउंटेबल भी रहें, कि करप्ट प्रैक्टिसेस ना अपनाएं, या उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर किया जा सके। तो इसमें इस बात को इंश्योर किया गया। कैसे? न्यायिक स्वतंत्रता को कैसे इंश्योर किया गया? क्योंकि राष्ट्रपति खुद से कोई निर्णय नहीं लेगा। किससे ले रहा है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। तो और सलाह बाध्यकारी है। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि करप्शन हुआ है, तो वो राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकते हैं कि इनके खिलाफ जांच शुरू की जाए। अगर नहीं लगता है, जांच में उनका जो पैनल बनाते हैं, तो वो वैसा ही रिकमेंड करेंगे। इस प्रकार से तो जुडिशरी पर किसका कंट्रोल बना रहेगा? न्यायपालिका का। भारत के मुख्य न्यायाधीश ही हेड होते हैं, तो ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस बना रहेगा। क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है? कार्यपालिका की सलाह से, क्योंकि ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है यहाँ पर? यहीं पर नहीं, हर जगह। कार्यपालिका दैट इज आपका प्रधानमंत्री प्लस आपकी मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद की सामूहिक सलाह पर काम करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति
अगर इनकी सलाह से काम करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो किसी के खिलाफ भी कह सकते हैं हाँ कर दो जांच। तो यही काउंटर है यहाँ पर कि राष्ट्रपति इस मामले में, जब ऐसे मामले आएंगे तो राष्ट्रपति काम करेगा किसकी सलाह से? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, जो कि न्यायपालिका के क्या हैं? प्रमुख हैं। तो जब इनकी सलाह से होगा तो ये इंडिपेंडेंट रूप से अपना सलाह दे सकते हैं। तो इस तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहेगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, जो कि हमारे संविधान के मूल ढांचे का भाग भी है। और अगर सीजीआई को लगता है कि नहीं करप्शन हुआ है तो एट द सेम टाइम वो कह सकते हैं जांच करवाई जाए और इससे अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो जाएगी जज की। तो इन दोनों के बीच क्या किया गया? संतुलन स्थापित किया गया है कि ऐसा ना हो कि कोई करप्ट प्रैक्टिसेस भी करे सुरक्षा के नाम पर, तो ये नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा, इसका महत्व इसलिए भी है इस जजमेंट का कि कोई भी आया अपना, किसी जज ने कोई केस सुना था उसके खिलाफ, वो आके कंप्लेन कर दे रहा है। कंप्लेन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके खिलाफ निर्णय आ गया था। तो इस तरह से झूठी शिकायतें हैं, जब झूठी शिकायतें हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सके कि हर कोई जो है आके एलिगेशन ना लगा दे। तो इसके लिए भी प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। इसलिए भी आवश्यक है ये जज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्या है? तो ये याद रखेंगे, क्रक्स याद रखना है बस। स्टोरी, नाम, जजमेंट का नाम हो सकता है के वीरास्वामी, नहीं आपको याद रहता है कोई बात नहीं, आप सीधे कहीं रेफरेंस में देना है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में ऐसा कहा है कि किसी भी जज के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है और राष्ट्रपति ऐसा निर्णय लेने से पहले सीजीआई से सलाह लेगा और सीजीआई की सलाह बाध्यकारी होगी। इतनी ही बात आपके लिए पर्याप्त है लिखने के लिए, ठीक है। और ऐसी बाध्यकारी क्यों होती है? ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे और एट द सेम टाइम उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किया जा सके, अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ओलिविया। ये क्या है? ऑपरेशन ओलिविया, ओलिविया ओलिव से आया हुआ है तो ओलिव रिडले से जुड़ा हुआ है। ओलिव रिडले क्या हैं? ये हैं टर्टल्स। और कहाँ आते हैं ये टर्टल्स? आते हैं भारत के उड़ीसा राज्य में। नेस्टिंग साइट है भारत के उड़ीसा राज्य में, नेस्टिंग साइट है दो। एक तो है गाहिर माथा बीच, बीच आप लोग जानते होंगे जो घूमने जाते हैं जो लोग, सैंड जहाँ होती है। और दूसरी है रूसी कुल्या, ये भी उड़ीसा में ही है, नदी बीच रूसी कुल्या। तो यहाँ पर ये टर्टल्स आते हैं कहाँ से? बहुत दूर से प्रवास करके आते हैं, प्रत्येक वर्ष प्रवास करते हैं। तो प्रवास करते हैं और यहाँ पर आते हैं, क्यों? मास नेस्टिंग के लिए। मास नेस्टिंग क्या होता है? मास का मतलब होता है समूह, नेस्टिंग मतलब घोंसला, सामूहिक घोंसला बनाने के लिए। यहाँ घोंसला बनाने से तात्पर्य क्या है? सामूहिक घोंसला इन द सेंस आते हैं यहाँ पर ये जनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो मास नेस्टिंग की जो घटना होती है, इसको मास नेस्टिंग जो होती है, सामूहिक रूप से आते हैं और इसको बोलते हैं अरिबदा। याद रखेंगे इसको ऐसे ही, ARRIBAD, इस घटना को बोलते हैं अरिबदा। मास नेस्टिंग का मतलब हजारों की संख्या में, क्या है? हजारों की संख्या में। जैसे कि मान लीजिए ये समुद्र है, समुद्र ऐसे नहीं होगा, ये मान लीजिए तट, इधर है समुद्र,
ठीक है। ये सब पूरा समुद्र हो गया, तट है तो यहाँ पर ये रेत हो गई मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जब ये आते हैं भारत में पहुँचते हैं तो यहाँ से रात में बड़ी संख्या में तट की ओर आते हैं। ये जो रेत है इसी में घुसकर अपने घोंसले बनाते हैं और इसमें अंडे देते हैं। तो ये हज़ारों की संख्या में रात में आएंगे, यहाँ अंडे देंगे। तो 2-3 महीने तक इनका कार्यक्रम यहाँ चलता है। फिर इनके बच्चे जन्म लेते हैं और बच्चे जन्म लेते ही इसकी ओर समुद्र की ओर भागते हैं और फिर अपने बच्चों के साथ वापस चले जाते हैं। तो सामूहिक रूप से घोंसले बनाकर अंडे देने की जो घटना है, प्रक्रिया है, सिर्फ ओलिव रिडले की, वो उसको बोलते हैं अरीबदा। तो ये कभी कभी पूछा जाता है किससे जुड़ा हुआ है, तो आप बताएंगे ओलिव रिडले टर्टल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा इनका घटनाक्रम है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको क्या करना, संरक्षण करना है। इनको संरक्षण करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। कौन सा? ऑपरेशन ओलिविया। किसने चलाया है? इंडियन कोस्टल गार्ड ने। इंडियन कोस्टल गार्ड। कैसे? एरियल सर्विलांस करके, मतलब हवाई सुरक्षा कि कोई वहाँ पर आके इनको नष्ट ना करे। एरियल सर्विलांस हो गया। पेट्रोलिंग, समुद्र में क्या कर रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं, तो पेट्रोलिंग के द्वारा ये सुनिश्चित किया। प्लस इन्होंने सहयोग भी लिया। कोई भी अभियान शुरू करना है तो आपको सहयोग जरूर लेना है, लिखते समय भी, करते समय भी। आप जब भी इथिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सहयोग। किसका? एनजीओ का, और कोई समुदाय हो तो उसका। तो यहाँ पर जिससे जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? मछुआरा समुदाय है, क्योंकि ये अगर मछली पकड़ेंगे तो ये जो कछुए होते हैं, टर्टल्स होते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं। तो इनको सिखाया गया और एनजीओ को भी सहयोग लिया गया। तो दोनों के सहयोग से सफल हुआ कि लाखों में यहाँ पर नेस्टिंग हुई, बड़े पैमाने पर नेस्टिंग हुई, तो सफल रहा। मछुआरों को क्या शिक्षा दी गई कि सस्टेनेबल फिश प्रैक्टिस कैसे करें। सस्टेनेबल फिश प्रैक्टिस कि मतलब ऐसा फिशिंग ऐसी हो जो हमेशा चलती रहे, ऐसा ना हो कि मछलियाँ ही ख़त्म हो जाएं, वो होती सस्टेनेबल फिश प्रैक्टिस, फिशिंग प्रैक्टिस। तो ये इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा चलाया गया अभियान है, जो ओलिव रिडले टर्टल्स को बचाने के लिए चलाया गया था। और ओलिव रिडले टर्टल्स का जो स्टेटस है भारत में, हम भारत की बात करेंगे, भारत में क्या है, ये प्रोटेक्टेड हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा है? 1972 का। इसके तहत ये प्रोटेक्टेड हैं। इसमें सूची बना रखी है इन लोगों ने। क्या बना रखा है? सूची। तो सबसे ऊपर जो सूची आती है अनुसूची 1, ये लोग ऐसे आएगा जो बना हुआ है, ठीक, फर्स्ट। तो इसमें सूची है, ये हाईएस्ट ग्रेड का प्रोटेक्शन है। इसके नीचे अनुसूची 2, उसका प्रोटेक्शन थोड़ा कम है, 3 का और कम है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है ये। तो इसी में शामिल है आपका ओलिव रिडले टर्टल्स। ये रहते हैं गर्म जल में, वार्म जो वाटर होता है उसमें, पैसिफिक ओशन, प्रशांत है, अटलांटिक और इंडियन ओशन में। तो ये हो गया इसके बारे में पूरा, जो आपको अलविदा पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक को समझने पर फोकस करेंगे। आज है नेक्स्ट ओपेक वर्सेस ओपेक प्लस। क्या है दोनों? ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग
कंट्रीज। पहला ओपेक देखेंगे तभी ओपेक प्लस हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो यह क्या है, संगठन है। जो लिखा है क्या, संगठन है किसका, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। तो किसका संगठन है, पेट्रोलियम को निर्यात करने वाले देशों का संगठन है। और जब इस तरह के संगठन बनते हैं जिनके हित एक समान हैं, तो ये करते क्या हैं, क्यों बनाया गया, ताकि ये कर सकें जो इनकी नीतियां हैं, किसकी, पेट्रोलियम को लेकर के, पेट्रोलियम की नीतियों को समन्वय, आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। अब नीतियों में क्या है मेन, ये समझिए। इसका जो मेन है, कितना पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाए, उत्पादन बढ़ाना है कि उत्पादन घटाना है। तो उत्पादन की जो मात्रा होती है, वॉल्यूम, वो तय करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, यहाँ जो मामला है वो सप्लाई और डिमांड का है, सप्लाई वर्सेस डिमांड, आपूर्ति बनाम मांग। देखिए, अगर मान लीजिए किसी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है तो कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब उत्पादन कम है तो कीमत ज़्यादा होगी। ये यही करते हैं कि जो पेट्रोलियम के जो प्राइस हैं वो स्थिर बने रहें, स्टेबल बने रहें, और इतने स्टेबल हों जो उनके हित में हो, मतलब इनका कीमत उतना हो जो उनके इंटरेस्ट को पूरा करता हो, उनके हितों के अनुरूप हो, जो उनके लिए बेहतर हो। यही काम मिल के करते हैं। अभी अलग अलग देश उत्पादन करें, मान लीजिए ये अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा कर रहा है, ये कम कर पा रहा है, फिर इसने भी बढ़ा दिया, तो क्या होगा, दोनों का प्राइस कम हो जाएगा, पैसा कम मिलेगा। तो इसलिए इनका संगठन बना हुआ है कि जो पेट्रोलियम का उत्पादन है उसको कंट्रोल करके उसके प्राइस को अपने हिसाब से फिक्स कर लिया जाए। जब कोई व्यक्ति अपने हिसाब से फिक्स करता है, और अपने हिसाब से फिक्स करने के लिए 3-4 लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्टेल। इसीलिए आपने भारत में सुना होगा कई बार, जब जैसे जो लोग कर लेते हैं, आपस में गुटबंदी कर लेते हैं कई कंपनीज, तो उसको बोलते हैं कार्टलाइजेशन। तो कार्टलाइजेशन भारत में क्या है, प्रतिबंधित है। तो ये संगठन एक कार्टेल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रोल करता है पेट्रोलियम या कच्चे तेल के उत्पादन को। क्यों, ताकि इसका प्राइस स्थिर बना रहे या अपने अनुरूप उसमें परिवर्तन कर सकें। ठीक, अब हम इसके बेसिक फैक्ट्स जानेंगे। बेसिक फैक्ट्स क्या हैं इसके, जैसे फाउंडिंग ईयर क्या होगा इसका, तो कब बना था ये, 1960 में बना था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में। वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया की, याद रखेंगे। और वियना बसा हुआ है डेन्यूब नदी के तट पर। ठीक, और जो इसका फाउंडिंग मेंबर थे वो थे 5, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। उनके नाम याद रखते हैं तो बेहतर है, 2 तो ईरान और इराक ही हो जाएंगे, ईरान एंड इराक, कुवैत, सऊदी अरब एंड वेनेजुएला। वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो है, आज संख्या है 13। कंट्री याद हो सकती हैं, सो फार सो गुड, नहीं याद होती हैं आप लोग लिख लेंगे, ये आपके लिए काम है, सर्च करके लिखेंगे। ठीक है, भारत इसका सदस्य नहीं है, कभी कभी तो यही पूछा जाता है। तो भारत इसका सदस्य नहीं है, क्यों, हम तो भाई
आयात करते हैं ना पेट्रोलियम, तो निर्यात वाले में कैसे बन जाएंगे मेंबर? संभव ही नहीं है। एक बात और, विश्व के जो वैश्विक उत्पादन होता है पेट्रोलियम का, उसके 40% पर ये कंट्रोल करता है। उत्पादन नहीं, आपूर्ति पर। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जितना सप्लाई होता है विश्व में, उसका 40% ये लोग सप्लाई करते हैं, ओपेक के सदस्य। ठीक, तो हमने ओपेक के बारे में जान लिया। हम समझते हैं ओपेक प्लस क्या है। ओपेक प्लस कुछ नहीं है। ओपेक जो संगठन है, जो उसमें सदस्य हैं कितने, 13, उसमें ही कुछ और सदस्य जुड़ गए। कुछ और सदस्य जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, वो इसके सदस्य हो गए, जुड़ गए, तो उनको बोला गया ओपेक प्लस। ठीक है, तो ओपेक प्लस का जो बनाया गया था 2016 में बनाया गया था। कौन से हैं जो नॉन ओपेक मेंबर हैं? नॉन ओपेक सदस्य, गैर ओपेक सदस्य। ठीक है, जो ओपेक के मेंबर नहीं हैं, जैसे रूस है जो इसको लीड करता है नॉन ओपेक में, आपका मैक्सिको है, आपका अजरबैजान जिसकी राजधानी क्या है, बाकू, राजधानी है बाकू, आपका कजाकिस्तान। तो ये कुछ मेंबर हैं जो नॉन ओपेक मेंबर हैं, लेकिन ये उत्पादन करते हैं पेट्रोलियम का। तो ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स को मिलाकर बनाया गया ओपेक प्लस। उद्देश्य फिर वही है कि जो पेट्रोलियम की सप्लाई है उसको कंट्रोल करना, पेट्रोलियम की आपूर्ति को कंट्रोल करना इनका उद्देश्य है। ठीक है, कारण क्या है कि बहुत से देश इसमें ऐसे हैं, जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज जो हैं, जहाँ पर जैसे कुवैत है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी जो अर्थव्यवस्था आधारित है, वो इसी तेल पर ही आधारित है। तो उनके लिए तेल बहुत ज़रूरी है, पेट्रोलियम बहुत ज़रूरी है। ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है, तो इनकी अर्थव्यवस्था के कोर में ये शामिल हैं। इसलिए वो आपस में कार्टेल बनाकर उसके जो प्राइस उसको स्टेबल करने का, स्थिर करने का प्रयास करते हैं, या ऐसा ना हो कि एकदम सस्ता हो जाए तो उनकी अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो जाए। तो अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए भी आवश्यक है। ये हम लोग ख़त्म करते हैं इसी के साथ। थैंक यू।